ओके, चलिए जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कल हमने कल हमने कहाँ तक कर लिया था, कोई बताएगा? लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था कल। यार कंफ्यूज हो गया मैं, रुको जरा। प्राइमरी मार्केट मैंने करा दिया था कल, जल्दी लिखता हो यार। सेकेंडरी मार्केट हो गया था, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया था, ओके ठीक है, गॉट इट, समझ गया। देखो, स्टॉक एक्सचेंजेस एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा वर्चुअल लोकेशन जहां पर जो आपका आईपी होता है, जो सॉरी जो आपके शेयर्स होते हैं, वो यहाँ पर आपके लिए शेयर जो है आपके लिए सेल परचेज के लिए अवेलेबल रहते हैं। एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर कोई भी यहाँ पर आकर सेल परचेज यहाँ पर कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, आपके शेयर्स को खरीद सकता है, बेच सकता है। ओके, सॉरी। प्रेजेंट में यहाँ पर इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें बीएससी लिमिटेड है, जो कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, और दूसरा एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, एनएससी, आईएफएससी, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में फिलहाल एग्जिस्ट करते हैं और जिनमें यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग होती है, जिनके थ्रू यहाँ पर आप लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस यहाँ पर बायर और सेलर को मिलवाने का काम करते हैं, क्योंकि बायर को पता है कि कहाँ पर मुझे जाना है, सेलर को पता है कहाँ पर मुझे जाना है। जिस जगह पर जाकर मुझे अगर मुझे खरीदना है तो मुझे वहाँ पर सेलर मिल जाएंगे, और मुझे अगर बाय करना है तो मुझे वहाँ पर सेलर मिल जाएंगे, और जो मुझे बेचना है अपना चीज तो वहाँ पर मुझे बायर मिल जाएंगे। तो ये जगह आपकी स्टॉक एक्सचेंज होगी। स्टॉक एक्सचेंज एक वर्चुअल दुनिया है, समझ लीजिए। ठीक है, लोकेटेड है, इनके ऑफिस बीएससी एमएससी सबके ऑफिस लोकेशन है, लेकिन उन ऑफिस लोकेशन के थ्रू यहाँ पर हम वर्चुअल वर्ल्ड में ही कनेक्टेड है, जिनमें सारी ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट की जाती है। ठीक है, इनमें से काफी फेमस है बीएससी एनएससी। अगर मान लीजिए आपको कोई शेयर चाहिए तो आप बीएससी एनएससी जो शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज है, यहीं पर ही ऑलमोस्ट हमें सारे के सारे शेयर अवेलेबल हो जाते हैं, जहां से हम परचेज कर सकते हैं।
बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज है हो सकता है उनपे वो स्टॉक नाम ले, है ना। तो मेरी मर्जी है ना, मैं मान लीजिए कंपनी हूँ, मेरी मर्जी है मैं अपने स्टॉक को कहाँ लिस्ट कराना चाहता हूँ, कहाँ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जहां पर उसको ज्यादा यहाँ पर एक्सपोजर मिले, है ना। तो उसी तरह से ये भी एक्सचेंज ऐसी हैं, और एक ये इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है और एनएससी आईएफएससी लिमिटेड, ये दो एक्सचेंजेस जो है ये यहाँ पर आपके काफी इंपॉर्टेंट और काफी लेटेस्ट वाले एक्सपोजर है यहाँ पर आपके। और इनमें खास बात ये है कि इनमें यहाँ पर कोई भी इंडियन कंपनी अगर वहां विदेश में जाकर, विदेश में अगर किसी और कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है, ओके, सो उसके लिए उसको काफी एक लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी, है ना, बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के लिए। अभी क्या हो गया, अभी वो प्रोसीजर काफी इजी हो गया, काफी स्मूथ हो गया, काफी छोटा हो गया, और वो ऐसा है कि जो इंडिया में इंटरनेशनल एक्सचेंज खुला है गांधीनगर में, और इसी तरह से एनएससी आईएफएससी लिमिटेड है जो खुला है, इसके थ्रू यहाँ पर अब हमारी इंडिया की कंपनी बाहर के विदेश के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है, यहाँ पर लिस्ट होकर। अगर आप इंडिया आईएनएक्स पे लिस्ट कर लेते हो, एनएससी आईएफएससी पे लिस्ट करते हो, तो वहां से क्या होगा कि वहां से इसका मतलब है कि आपका जो स्टॉक, आपका जो शेयर है वो विदेश के पर्टिकुलर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको वहां पर लिस्ट नहीं करना, आपको यहाँ पर लिस्ट करना है, और इसी के थ्रू ही आपके जो दूसरे देश के लोग हैं वो आपके स्टॉक को यहाँ पर सेल परचेज कर पाएंगे, इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेंगे वो लोग, ठीक है, राइट। ये आपके कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, इसके बारे में शायद मैंने बताया था। स्टॉक ब्रोकर्स कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे आपके स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर ही काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के मेंबर होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हर एक जगह पर उपलब्ध नहीं होता, उसके लिए यहाँ पर आपका ब्रोकर्स होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं शेयर्स को सेल परचेज करने में, आपकी मदद करते हैं बायर को देखने में। उनके पास पूरा पूरा एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज के पोर्टल पे कनेक्टेड रहते हैं, और ये एक्सचेंज के पोर्टल पर अवेलेबल रहता है सारा डाटा कि कौन सेल करना चाहता है, कौन परचेज करना चाहता है। अगर मैं स्टॉक ब्रोकर के पास आता हूं कि मुझे ये शेयर्स बाय करने हैं और मुझे मान लीजिए 100 रुपए बाय करने हैं, तो वो स्टॉक ब्रोकर अपने सिस्टम में देखेगा 100 रुपए बायर अवेलेबल है, सेलर अवेलेबल है, तो अगर है तो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है, ओके। या फिर वो यहाँ पर डाटा पंच कर देगा, 100 रुपए जैसी भाव होगा उस पर यहाँ पर आपके जो शेयर्स आपके लिए खरीद लिए जाएंगे सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम ब्रोकर करता है, ब्रोकर इसके लिए अपना कमीशन भी चार्ज करता है, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, लाइसेंस होते हैं, ब्रोकर को लाइसेंस दिया जाता है। ब्रोकर का सब ब्रोकर भी होते हैं जो कि यहाँ पर आपके ब्रोकर के द्वारा आगे साइन किया जाता है, छोटे मोटे शहरों में जहाँ ब्रोकर नहीं है वहाँ पर वो अपने ही कोई यूनिट साइन कर देता है, सब ब्रोकर करते हैं। आगे आता है डिपॉजिटरी सिस्टम में रिलेटेड सर्विसेज। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके शेयर्स होते हैं वो आज से बहुत साल पहले पेपर मोड में आपको मिला करते थे, ठीक है, वो पेपर मोड में मिला करते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है हमारे शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर बैंक में कैश जमा कराते हो, कैश तो फिजिकल देते हो, लेकिन आपके खाते में जब आप बैलेंस करते हो तो वर्चुअल फॉर्म में आपके खाते में बैलेंस दिखाई देता है, राइट। उसी तरह सेम उसी तर्ज पर यहाँ पर आपका जो शेयर्स है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास रहते हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट में रहते हैं। उस अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, डीमैट, ठीक है, यानी कि डीमैटलाइजेशन फुल फॉर्म है उसका। सो डीमैट डीमैटलाइजेशन जो अकाउंट है, डीमैट अकाउंट जो है ये यहाँ पर इंडिया में खोलने की जिम्मेवारी है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की, डीपी, डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। बहुत सारे डीपीज यानी कि आपके जो ब्रोकर्स होते हैं ऑलमोस्ट वो सारे डीपीज का काम भी करते हैं, वो आपके लिए यहाँ पर डीमैट अकाउंट खोलते हैं ताकि अपने शेयर्स को उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकें, ठीक है। तो ये डीपी यहाँ पर इवन बैंक्स हैं वो भी आजकल डीपी का काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर इस तरह के अकाउंट खोल रहे हैं। बाकी आपने यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन सुनी होंगी, ग्रो करके, ज़ेरोधा करके, तो वो भी डीपी का काम करता है, वहां पर भी आपका अकाउंट खोल दिया जाता है। अब इसी तरह से जो डीपी है उनके ऊपर भी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस सब चीजों को मैनेज करती है, और वो कहलाती है डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी। अब जो डिपॉजिटरीज है ये पूरे इंडिया में जितने भी डीमैट अकाउंट है उनका डिटेल जो है अपने पास रखती है, रिकॉर्ड अपने पास रखती है, और जो अकाउंट खुलते हैं बेसिकली जो डीमैट अकाउंट खुलते हैं वो डीमैट अकाउंट खोलते तो डीपीज है, लेकिन जो एक्चुअल में वो डीमैट अकाउंट खुले जाते हैं वो दो हमारे इंडिया में डिपॉजिटरीज है, उनके अकाउंट उनके अंडर अकाउंट खोले जाते हैं। और जो दो डीपीज है वो है एनएसडीएल एंड दी सीडीएसएल,
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड द सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों के दोनों आपके अकाउंट यहाँ पर खोले जाते हैं यहाँ पर। और एनएसडीएल जो था वो यहाँ पर 1996 में आपका शुरुआत की गई थी एंड सीडीएसएल जो है 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब आप सीडीएसएल में अकाउंट खोलेंगे तो आपका अकाउंट नंबर, डीमैट अकाउंट का नंबर जो आएगा 16 न्यूमेरिक डिजिट का आएगा, और जब एनएसडीएल में अकाउंट खोलेंगे तो आपका जो अकाउंट नंबर है 14 डिजिट का आएगा और उसके लास्ट में आईएन और लिखा होगा, आईएम भी लिखा होगा। तो ये डिफरेंस है सीडीएसएल और एनएसडीएल किसमें आपका डीमैट अकाउंट है उसको पहचानने के लिए। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं करा मैंने, बोनस शेयर, राइट शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह वगैरह फॉरनर भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आजकल डेट में इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर है क्या? अभी हाँ अभी तो बोला ना भाई, अभी बताया तो, नाम यही था मैंने अभी का। ओके, सो अगला पॉइंट चलते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। कल हमने शेयर्स की बात कर रहे थे, है ना। आज हम उन्हीं शेयर्स में से टाइप ऑफ शेयर्स करते हैं। पहला टाइप होता है शेयर का इक्विटी शेयर। जो अब तक हम जितनी भी चीजों के ऊपर बात की है, शेयर्स, वो सारे के सारे इक्विटी शेयर ही आप समझ सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि यहाँ पर नॉर्मल आपके जैसे मेरे जैसे लोगों को मिलते हैं और हम खरीदते हैं। ठीक है, इनका एक बड़ा फंडा क्लियर है कि ये अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो कंपनी के उतने प्रतिशत का मालिक बन जाते हो। मतलब प्रतिशत इन द सेंस कि कितने शेयर्स खरीदे आपने उसके हिसाब से कंपनी के मालिक बन जाते हो, उतने परसेंटेज के, उतने हिस्से के। आपने 5 शेयर खरीदे तो 5 शेयर के इक्विवेलेंट हिस्से के मालिक हो कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, यू आर द ओनर। आपको ओनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओनर की तरह ट्रीट करने का मतलब ये है कि कंपनी के जो भी मेजर डिसीजन होंगे उसमें आपकी वोट डलेगी, उसमें आपको यहाँ पर वोट डाला जाएगा आपका, और आपका जो आदेश है वो मान्य होगा। मतलब जरूरी वोटिंग होगी ऐसे कई लोगों की, क्योंकि हो सकता है उसमें आप कितने लोग माने कितने लोग डिसएग्री करें, दैट डिपेंड्स। ठीक है, वोटिंग होती है वो यहाँ पर घर बैठे बैठे आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाती है ना। और इसके अलावा यहाँ पर आपको डिविडेंड भी मिलता है वगैरह वगैरह, कुछ और चीजें भी हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इनको नॉर्मल कहते हैं, जो सेल परचेज के लिए अवेलेबल रहते हैं। अगला आता है राइट इशू राइट शेयर्स। मैं आपको आईपीओ के बारे में बताया था कि आईपीओ नाम का कुछ होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसी तरह से अगर कंपनी ने एक बार आईपीओ लॉन्च कर दिया, उसके बाद दोबारा से कंपनी कुछ और शेयर्स लॉन्च कर रही है मार्केट में, मार्केट से और पैसा उठाना चाहती है, तो उसको हम एफपीओ कहते हैं, फुल ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अब आईपीओ और फुल ऑन पब्लिक ऑफरिंग जो है ये दोनों तो हो गए, लेकिन अगर एफपीओ में कंपनी जाती है और नई पैसा उसको चाहिए हो जाती है तो उसको खर्चा वर्चा फॉर्मेलिटीज वगैरह बहुत लंबी चौड़ी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे आईपीओ में की थी। तो यहाँ पर कंपनी सोचती है कि क्यों ना हमें जो पैसा चाहिए हमारे जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं से हम पैसा ले लें। ठीक है, उन्हीं से हम पैसा ले लें। ओके, तो यहाँ पर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाता है कि हमें इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, उनमें से अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसके प्रोपोर्शन फिक्स बता देते हैं कि आपके 10 शेयर है तो आपको उसके बदले में 3 शेयर देंगे, इस तरह से करके कुछ भी जो भी प्रोपोर्शन माना जाता है, तो वो यहाँ पर आपका उनको सबको यहाँ पर चांस देते हैं कि आप खरीदिए, और थोड़ा वो 2-4-5 रुपए सस्ता भी कर देते हैं मार्केट से, ताकि उनको भी लालच आ जाए खरीदने का कि भाई सस्ते मिल रहा है, 2-4-5 रुपए क्या दिक्कत है लेने में, है ना। और कंपनी का खर्चा बच रहा है एफपीओ का, क्योंकि उसके एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सिंपल उन्होंने मेल ड्रॉप किया है ना, और वो खरीदना चाहे खरीद लेंगे, नहीं खरीदना चाहे नहीं खरीद, वहां से पैसा राइट इशू कहते हैं, इसको राइट इशू राइट शेयर्स कहते हैं। बोनस शेयर होता है कि कंपनी यहाँ पर अपने प्रॉफिट को यहाँ पर काट कर कम करके उसमें से यहाँ पर पैसा निकाल कर एक्स्ट्रा शेयर जो है वो अपने शेयर होल्डर को दे देती है। वो कह देते हैं जिसके पास 5 शेयर है उसको उसके बदले में 2 एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स मिलेंगे। तो कंपनी अपने रिजर्व में से अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालकर यहाँ पर दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको कंपनीज को दे देती है आपकी, सॉरी लोगों को दे देती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। ठीक है, ओके, सो वो आपके बोनस शेयर कहलाते हैं। इसके अलावा अगला आता है प्रेफरेंस स्टॉक यानी प्रेफरेंस शेयर्स। ये यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के जस्ट अपोजिट वाले शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे इक्विटी शेयर में आपके पास वोटिंग राइट था, उसमें इसमें किसी भी तरह वोटिंग राइट नहीं होता। ये बेसिकली जो शेयर्स होते हैं ये शेयर आपके प्रेफरेंस शब्द समझ रहे हो ना, प्रेफरेंस शब्द है यहाँ पर जनरल कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। ये होते कौन है? ये यहाँ पर बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि यहाँ पर आपका खरीदती हैं आपकी कंपनी में शेयर्स, और वो ये सोच के खरीदती है कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी के मुकाबले में। ठीक है, और ये प्योरली नेगोशिएबल डील होती है, नेगोशिएशन होता है, क्योंकि उसमें तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में प्राइस बैंड रखेंगे, मार्केट में डिसाइड होगा डिमांड सप्लाई की वजह पर कि कितना प्राइस है कितना नहीं है ना। मार्केट में ज्यादा लोग खरीदने वाले हो गए और सप्लाई पीछे सेलर है नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा, नॉर्मल सा करना है ना। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे नहीं है, प्रेफरेंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो वाला नहीं, मतलब कि नेगोशिएशन की जा सकती है कंपनीज के बीच में कि क्या प्राइस देगा, क्या प्राइस कैसे होगा, क्योंकि बल्क में हम खरीद रहे हैं। और इसके अलावा जो ओनर होते हैं वो यहाँ पर मैंने जैसे बताया ओनर नहीं होते हैं इक्विटी की तरह, लेकिन इनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड जरूर एवरी ईयर मिलता है और इनको पे किया जाता है किसी भी और पर्सन को डिविडेंड पे करने से पहले। अगर डिविडेंड पे करना इक्विटी शेयर होल्डर को तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों को, प्रेफरेंस शेयर वालों को यहाँ पर दिया जाएगा आपका डिविडेंड, उसके बाद डिविडेंड जो है वो यहाँ पर आपका बाकी में बटेगा, इक्विटी शेयर में जाएगा। ठीक है, इसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, खत्म हो रही है, तो उस केस में भी सबसे पहले पैसा जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और इसके अलावा कंपनी के यहाँ पर आपका इसके अलावा यहाँ पर कुछ टाइप्स होते हैं यहाँ पर आपके प्रेफरेंस शेयर्स के, जिसमें पहले आता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसा प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें यहाँ पर आपका जो डिविडेंड होता है वो इकट्ठा होता रहता है, जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा इन द सेंस कि मान लीजिए किसी साल यहाँ पर कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं दे पाई, प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, है ना, तो कंपनी नहीं दे पाई। लेकिन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो अगले साल जैसे ही प्रॉफिट होगा तो उस साल का डिविडेंड तो मिलेगा मिलेगा, इस पिछले साल का जिस साल का नहीं दिया गया वो भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स डिविडेंड आपको देना है। कम्युलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर यानी कम्युलेटिव तो है जो अभी मैंने केस बताया डिविडेंड वाला, साथ में कन्वर्टिबल यानी कि वो प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग होता है कि वो यहाँ पर आपके प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि जो पहले डिविडेंड बटा, ठीक है, बट गया डिविडेंड, उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड इक्विटी वालों को बटा, उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है, सरप्लस फिर भी बचता है, तो फिर से यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है उनमें बढ़ जाएगा, मतलब दोबारा से जो डिविडेंड बचेगा वो उनके अंदर बटेगा ही बटेगा, दोबारा से उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, दोबारा से उनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा इस डिविडेंड में। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पर आपके कुछ टाइप ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप यहाँ पर दे रखे हैं आपको, राइट। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खैर हम मनी मार्केट में पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली होती हैं
ऐसी सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बेची जाती है, सेल की जाती हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को उधार चाहिए, गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी, उसके बदले में पैसा ले लेगी, उनको ब्याज देगी। ठीक है, और ये यहाँ पर अलग अलग लेवल के हो सकते हैं ना, कम अवधि के भी हो सकते हैं और ज्यादा अवधि के भी हो सकते हैं, और इवन जीरो कूपन भी हो सकता है। जीरो कूपन मतलब बिना इंटरेस्ट का भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन जीरो कूपन भी हो सकता है, मतलब बिना इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं। वो बिना इंटरेस्ट के कैसे होते हैं, है ना, वो जब मनी मार्केट में आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, तब आपको समझा दूंगा, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी लोन के फॉर्म में पैसा लेना चाहती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन के फॉर्म में पैसा लेना चाहती है, तो कंपनी जो है वो यहाँ पर आपका रिलीज करती है डिबेंचर्स। कंपनी डिबेंचर्स आपको सेल करेगी, उसके बदले में पैसा ले लेगी। ठीक है, और आपको ब्याज भी देगी। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें, नॉर्मल डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स हमने अभी जो पढ़े हैं, ठीक है, अब ये जो डिबेंचर्स है, और एक हमने अभी पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन में एक लाइन थी कि अगर कोई भी कंपनी डूब जाती है तो सबसे पहले जो पैसा है वो प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा, फिर इक्विटी वालों को दिया जाएगा। लेकिन एक और ट्विस्ट है इसमें, अगर कोई कंपनी डूबती है तो सबसे पहले पैसा जो है डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा, है ना। अगर कंपनी डूबती है, कंपनी में पैसा कुछ भी, जो भी थोड़ा वो सामान पड़ा है कंपनी का, वो पैसा बेच, वो सामान बेचकर या जो भी प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा आ रहा है सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है, फिर जाकर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो सबसे लीस्ट पीछे रहते हैं यहाँ पर इस मामले में, जहां पर उनको प्रेफरेंस दी जाती है एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगली जो टर्म मैं पढ़ने वाला हूं दैट इज दी बॉन्ड। बॉन्ड, बॉन्ड बेसिकली इसी तरह का डिबेंचर की तरह ही काम करते हैं। ये भी यहाँ पर एक प्रकार के लोन के रूप में ही पैसा लिया जाता है, इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा और किसी गवर्नमेंट एजेंसी, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा। जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं। बॉन्ड यहाँ पर आपके म्युनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ज्यादातर जारी किए जाते हैं। ठीक है, और ये भी सेम उसी तरह पर काम करते हैं डिबेंचर्स, यानी कि इसमें भी यहाँ पर पैसा आपका बॉन्ड आपका सेल किया जाता है, उसके बदले पैसा लिया जाता है, उसके बदले में ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका इस तरह से बॉन्ड भी काम करता है, इस तरह डिबेंचर है, और इसमें यहाँ पर आपके बॉन्ड्स किसी को भी ट्रांसफरेबल हैं, बेच सेल परचेज कर सकते हो, ये भी सेकेंडरी मार्केट में उपलब्ध रहते हैं बॉन्ड्स यहाँ पर आपके। इनमें सबसे एक पॉपुलर बॉन्ड है कूपन बॉन्ड। कूपन बॉन्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके इंटरेस्ट वाला बॉन्ड है, मतलब ब्याज मिलता है, जिस बॉन्ड पे ब्याज मिलेगा उसको हम कूपन बोलते हैं। बेसिकली कूपन जो शब्द है, ये कूपन शब्द यहाँ पर ब्याज को ही डोनेट करता है, डिनोट करता है। ठीक है, ब्याज का मतलब होता है, बॉन्ड की भाषा में ब्याज का मतलब होता है कूपन। हम इंटरेस्ट जानते हैं, बॉन्ड वाले उसको कूपन कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपके बॉन्ड होते हैं कूपन बॉन्ड, नॉन कूपन बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड जिसको कहते हैं, कि जहां पर आपका इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन बॉन्ड जो है वो कम दरों पर जारी कर दिया जाता है। मान लीजिए बॉन्ड की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 100 रुपए है, लेकिन 100 रुपए में ना मिलकर आपको बॉन्ड 90 रुपीज में मिलेगा, और जब उसकी मैच्योरिटी आएगी, मान लीजिए 5 साल का टाइम था कि 5 साल बाद आपको पैसा वापस लौटाएगा, 5 साल बाद जब उसकी वैल्यू आएगी तो 100 रुपए आएगी, तो वो जो फेस वैल्यू है उस पे आपको वो पैसा दे दिया जाएगा, तो आपको 10 रुपए का फायदा होगा। आपने तो 90 में खरीदा था, है ना, और आपको वापस पैसा मिल गया 100 रुपए फेस वैल्यू, और उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, तो जो आपको 10 रुपए फायदा हुआ है वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, है ना। क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल बॉन्ड में मान लीजिए मैंने कोई बॉन्ड 100 रुपए का खरीदा है, तो मुझे वापस जब पैसा मिलेगा तो 100 रुपए मिलेगा, प्लस मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू वही रही है, जो कि मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों की सेम रही है। लेकिन जीरो कूपन में ऐसा नहीं है, जो फेस वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू है, वो यहाँ पर आपकी सेम होगी, लेकिन जो आपकी परचेज वैल्यू है वो कम होगी इन कंपैरिजन टू दी मैच्योरिटी वैल्यू से। ठीक है, जो परचेज वैल्यू जिस पे आप खरीदोगे वो यहाँ पर आपकी कम होगी, तो वो
जो डिफरेंस रहेगा वही आपका इंटरेस्ट, वही आपका जो है वो आपका इंटरेस्ट के रूप में आपको समझ लिया मिलेगा। कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं जो बॉन्ड्स यहाँ पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और फिक्स प्राइस, ओके, उनको यहाँ पर हम कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कहते हैं, उनको हम कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कहते हैं। तो दीज आर नोन एज दी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। आई होप कि अभी तक सब कुछ सही है, कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन है? क्वेरी है तो पूछ लो। बॉन्ड डिबेंचर आपको लगेंगे सेम है, बट वो किस तरह से जारी किए जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किए जाते हैं, वो उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बाकी ऑलमोस्ट जो नेचर है उनका, काम जो करते हैं हम लोग, इशू की जाती है, उसको ब्याज मिलता है, वो चीज सेम है दोनों। बॉन्ड का एग्जांपल मतलब बॉन्ड बॉन्ड है उसका एग्जांपल, मतलब कंपनी इशू करती है, यही सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पे आपको मिल जाते हैं। कंपनी जारी करती है, डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलते। कंपनी जारी करेगी, आपको मिलेगा, ओपन होगा, उसका आईपीओ आईपीओ आएगा, उस वे में होते हैं, ऐसे नहीं अवेलेबल होते। इनको कोई लॉस होता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करते हैं। नहीं, ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे लॉस नहीं बेयर करते, बट उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उनका जो शेयर का प्राइस है वो डाउन हो जाएगा, है ना। जो शेयर की प्राइसिंग है वो बढ़ती तब है जब कंपनी ग्रो करती है, जब यहाँ पर आपका जो ये शेयर के प्राइस है जो कम डाउन होंगे, जब मान लीजिए कंपनी लॉस कर रही है तो शेयर के प्राइस भी डाउन होंगे, है ना। सहारा का कॉन्टेस्ट है, वो टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड है, उनमें से वन ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड शेयर सहारा का बॉन्ड होता है, ठीक है। आई डोंट थिंक इतना हम डीप में जाएंगे उस बारे में, मैंने एक बार करंट की क्लास में आपको सहारा बॉन्ड के बारे में बताया था, बहुत डिटेल में बताया था, कन्वर्टेबल सहारा बॉन्ड ऐसे करके वो थे, है ना। तो ज्यादा डीप में मत जाओ, ऐसे तो बॉन्ड्स के बहुत टाइप हैं, डिवेंचर्स के बहुत टाइप हैं, अननेसेसरी हम बहुत डीप में चले जाएंगे। इट्स बेटर कि स्टिक टू दी जस्ट मेन पार्ट, जो जिससे आपका एग्जाम रिलेवेंट चीजें खत्म हो जाए। स्टॉक मार्केट इज टू डीप यार, मतलब बहुत ज्यादा डीप है, इसको जितना ज्यादा खोदते रहोगे बहुत ज्यादा आगे बढ़ते रहोगे, फायदा नहीं। मतलब मैंने क्लासेस तकरीबन पूरे कोर्स में 45 क्लासेस, मैं पूरी पूरी 45 क्लासेस स्टॉक मार्केट पे ले सकता हूँ, कैपिटल मार्केट पे ले सकता हूँ, तो क्या करोगे लेकर यार। मैंने जो सीएफए किया था ना, सीएफए का मतलब है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जितना किया ना वो समझ लो सारा का सारा यही था वो। मैंने तो पूरा पूरा प्रोफेशनल कोर्स ही कर रखा है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी है। मतलब आपने जैसे ये आप तो हम तो ये पढ़ रहे हैं डिपॉजिटरीज है, तो डिपॉजिटरी का तो पूरा चैप्टर ही था, टाइप ऑफ डिबेंचर है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, लॉट ऑफ थिंग्स है। मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ बस इतना बहुत है आपके लिए, सिंपल बेसिक बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में चीजें पढ़ने को मिलती हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ने को मिलती है, जिससे आपका काम हो जाता है, ठीक है। चलो चलो एक काम करते हैं, आज मैं यहीं एंड कर रहा हूँ लेक्चर को, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बोला नहीं यार, आज मेरी बार बार मेरे नोट्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ यार, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास भी मुझे लेनी है। आज मैं इतना गाता हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे इससे, है ना। कल आपकी स्टॉक मार्केट वगैरह बाकी जितनी चीजें हैं सारी सारी कवर हो जाएंगी। कल भी आपका लेक्चर कैपिटल मार्केट पे शेड्यूल है, मिलते हैं फिर कल 7:15 बजे करंट, 7:30 बजे करंट की क्लास में, फिर मिलते हैं आगे जैसे भी कल की क्लास में, ठीक है। सर बैंक कमर्शियल लेंगे के लिए कोई कोर्स कर सकते हैं, लेकिन नहीं ऐसा जे भी होता है, वो जे भी मैं करवाई देता हूँ, बस वही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, बाकी तो छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करते। जे भी से भी इंपॉर्टेंट होता है। सर अब शेयर कैसे खरीदना है सिखाओ ना यार, ऐसी चीज शेयर खरीदना मैं नहीं सिखा सकता भाई, शेयर खरीदना वो तो यहाँ पर लाइव डेमो तो दे नहीं सकता यार, है ना। चलो थैंक यू, आज थोड़ी छोटी क्लास हुई है, लेकिन कल करेंगे उस क्लास को अच्छे से पूरा एंड मिल जाएगा। सर जैब सिलेक्शन के बाद नहीं, सिलेक्शन से पहले भी, जैब तो सिलेक्शन से पहले भी दे सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे ही रहे हैं जैब का एग्जाम, है ना। मई और अक्टूबर में 2 बार साल में एग्जाम होते हैं, तो सिलेक्शन से पहले भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मिलते हैं फिर यार, है ना, ठीक है, 7:30 बजे करंट
जमा तो करा दिया आपके पास यार। एक ना थोड़ी सी मतलब कि बुरा मत मानिएगा, छोटी मुंह बड़ी बात कि पैसा आपको दे दिया तो इसके बदले में कुछ चीज हमें दे दो ना यार, मतलब कुछ तो देख लो, है ना? मतलब समझ रहे हो मेरी बात, है ना? इस मतलब मैं कहना नहीं चाहता, मतलब अपने मुंह से कि जैसे आपने जब आपसे हमने पैसा लिया था तो आपने हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी थी कि नहीं दी थी? तो फिर उस हिसाब से अगर मैं बिल्कुल ऐसे लॉजिकल बात करूं, है ना, तो फिर अब हम आपको पैसा दे रहे हैं, रख रहे हैं, तो आपको उसके बदले हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? है ना? बनती है बात, तो बनती है, सही बात है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, है ना, लॉजिकल बात है ना? तो आरबीआई को यही होता है कि आरबीआई के पास जो पैसा रख दिया जाएगा तो आरबीआई उसके बदले में बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देगा, ठीक है? और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी जाएगी और साथ में ब्याज भी दे दिया जाएगा, और फिर लेटर ऑन क्या होगा, लेटर ऑन यहाँ पर बाद में जब बैंक्स जो है जब उनको पैसा वापस करना चाहिए होगा, पैसा वापस उठा लेंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस दे दी जाएंगी। अब इस बार क्या हुआ, पिछली बार रेपो में क्या हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर परचेज की थी सिक्योरिटीज और बैंक्स को पैसा दिया था। इस बार क्या किया गया, इस बार यहाँ पर बैंक्स ने परचेज की हुई सिक्योरिटीज और यहाँ पर आरबीआई के पास पैसा रख दिया गया और बाद में वही ट्रांजेक्शन उल्टी गई। तो यानी कि जो रेपो ट्रांजेक्शन की थी उसका जस्ट अपोजिट हुआ ना इस बार, जो रेपो ट्रांजेक्शन हुई थी उसका इस बार अपोजिट हुआ। पहले किसी और ने परचेज की थी, इस बार दूसरे बंदे ने परचेज की। पहले आरबीआई ने परचेज की थी, बैंक ने परचेज किया, तो जो पहले किया गया था उसका उल्टा हुआ। उल्टे को क्या कहते हैं, रिवर्स कहते हैं, इसलिए इसको रिवर्स रेपो कहते हैं। क्लियर, एकदम बढ़िया, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन होती है। ओके, चलो आगे चलते हैं। रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया। आगे कंसेप्ट है एलएफ का, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जो एलएफ है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ रेपो रिवर्स रेपो का कॉम्बिनेशन है। रेपो ट्रांजेक्शन रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन की जा रही है उनको हम एलएफ कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, कहीं पर भी एलएफ पढ़ो इसका मतलब रेपो रिवर्स रेपो की बात करें, वो रेपो रिवर्स रेपो की कंबाइंड बात करें। एक ही कंसेप्ट है। इसके अलावा एक कंसेप्ट आपने सुना होगा बैंक रेट का। बैंक रेट शब्द सुना होगा, बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट यहाँ पर एक ऐसा रेट होता है जिसमें यहाँ पर बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर जो अपने बिल्स हैं उनको रीडिस्काउंट करवाता है। रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होती है बैंक रेट पर। और इसको भी आपने सिंपल सरल भाषा में क्या सीखा होगा, आपने सिंपल सरल भाषा में इसको इस तरह से सीखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को उधारी देता है लंबे समय के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस को उधारी दे रहा है लंबे समय के लिए। जो उधारी दे रहा है लंबे समय के लिए उस पर जो ब्याज चार्ज किया जाता है उसको बैंक रेट कहते हैं। अब यहाँ पर जो रेपो था उसमें भी ऐसा कुछ ही था। रेपो में तो ऐसे कुछ था, रेपो का एक बेसिक डेफिनेशन की बात करो जो मैंने समझाई वो तो चलो है ही है, एक्चुअल में तो वही है, लेकिन बेस तो यही था ना कि हाँ आरबीआई ने यहाँ पर बैंक को पैसा दिया था उधार में, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली दी, परचेज हुई, परचेज हुई, दैट इज आगे लगा सर। तो बेसिक तो यही है। उसमें भी आरबीआई ने बैंक को पैसा उधार दिया, बैंक रेट में भी आरबीआई बैंक को पैसा उधार दे दिया। बस फर्क इतना है कि जो रेपो होता है वो रेपो होता है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन। ठीक है, जो नॉर्मल रेपोज होते हैं, जो नॉर्मल रेपो ट्रांजेक्शन होती है वो इतने समय के लिए होती है। ये मैं डिनाई नहीं कर सकता कि रेपो ट्रांजेक्शन केवल 7, 14, 28 दिन के लिए होती है। रेपो ट्रांजेक्शन यहाँ पर उससे भी ज्यादा समय की हो सकती है। टर्म रेपो यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो भी होती है, 6 महीने की रेपो ट्रांजेक्शन होती है, 1 साल की रेपो ट्रांजेक्शन भी होती है, लेकिन 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन की भी होती है। ठीक है, ओके। लेकिन इससे बियॉन्ड अगर पैसा बैंक को चाहिए, जो रेपो ट्रांजेक्शन है उतने टर्म का तो चलो बैंक ने पैसा ले लिया, मान लीजिए रेपो को 6 महीने के अंदर रेपो ट्रांजेक्शन निकाली तो बैंक ने 6 महीने का पैसा लिया। लेकिन अगर उससे बियॉन्ड भी पैसा चाहिए कि जो रेपो ट्रांजेक्शन की टेन्योर है ही नहीं, जो रेपो ट्रांजेक्शन का टेन्योर अवेलेबल नहीं है, उससे बियॉन्ड चाहिए, लेंगे और लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को पैसा देगा उसको हम बैंक रेट कहेंगे। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से, लंबे समय के लिए। रेपो से अलग ट्रांजेक्शन, रेपो से ज्यादा समय के लिए। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन भी वैसी ही अधूरी है जैसी डेफिनेशन मैंने आपको रेपो और रिवर्स रेपो की मिसकंसेप्शन दूर किया था, वैसा ही इसका भी मिसकंसेप्शन है। और वो मिसकंसेप्शन ये है कि बस आरबीआई यहाँ पर लंबे समय के लिए बैंक को पैसा दे देता है और उसके बदले में यहाँ पर उसको ब्याज दे देता है। ये भी अधूरा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली पैसा फिर से नहीं दूंगा, पैसा ऐसा नहीं हवा में दे दिया जाएगा, लो भी पैसा ले लो। इसके बदले में जो बैंक्स के बिल्स हैं उनको रीडिस्काउंट किया जाएगा। रीडिस्काउंट किया बिल्स है, और रीडिस्काउंटिंग क्या होता है उसके बारे में समझाता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको क्लियर करवाया था किसी क्लास में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पहले किसी क्लास में बात किया। जो रेगुलर फॉलोअर हमको तो पता होगा, वही बताओ यार, बाकी तुमने अभी क्लास से शुरू किया हमको तो याद नहीं, मुझे लगता है रेगुलर वालों को याद नहीं होगा मैंने कराया भी क्या। ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रीलिम्स एग्जाम में बिजी हो ना, तो आपको ज्यादा इधर उधर की चीजें सोच नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो क्या होता है कि हाँ एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, 2 पर्सन है। ए ने, मैं हूँ, मान लीजिए मैं हूँ और आप हो, मैं और आपके बीच में ट्रांजेक्शन करता है, ए बी के बीच में, मैं और आपके बीच में ट्रांजेक्शन करता है। मैं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने आपसे पैसा लिया। ठीक है, 2 पर्सन ने आपस में ट्रांजेक्शन करा, मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने आपसे पैसा लिया। अब क्या होगा कि दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन जो हुई है कहीं पर नोट की जाएगी, मान लीजिए कागज पे पर लिख लिया कि मैंने आपसे पैसा लिया है, ठीक है, साइन वाइन हो गया, ओके, पर्ची वर्ची बन गई। अब यहाँ पर मैंने वो आपको पर्ची दे दी, ठीक है, आपके पास वो प्रूफ है कि मैंने आपको पैसा वापस देना, और पैसे का जो टर्म थी वो ये टर्म थी कि 3 महीने का पैसा इस डेट को दे दिया जाएगा। अब आपको 2 महीने बाद पैसों की जरूरत आ पड़ी, 3 महीने था, ठीक है, 2 महीने बाद पैसों की जरूरत आई। 2 महीने बाद पैसों की जरूरत आई तो आप यहाँ पर, जबकि 3 महीने बाद पैसा वापस मिला था, आप वहां पर चले गए बैंक के पास। बैंक को आपने ये पैसा, ये जो पर्ची है वो दिखाई कि ये देखो पर्ची है, ये कपिल जी ने मुझसे उधारी लिया था और ये इन्होंने 1 महीने बाद, 2 महीने तो बीत चुके हैं, 1 महीने बाद उन्होंने मेरे को पैसा लौटाया, लेकिन मुझे आज की डेट में पैसों की जरूरत है। बैंक उस पर्ची को देखते हैं, बैंक कहता है ठीक है, ओके, एग्री है। तो आप हमसे क्या चाहते हो, आप बैंक को कहेंगे मुझे पैसा आज की डेट में चाहिए। बैंक कहेगा हम तो पैसा दे देते हैं, मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपको दे देते हैं, हमें क्या फायदा। तो आप बैंक को कहते हैं थोड़ा बहुत जो कमीशन है वो रख लेना। बैंक कहता है ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 98,000 दूंगा, 98,000 दे दूंगा। हम कहते हैं यार पैसा जरूरत है, कोई बात नहीं यार, 98,000 ही मिल रहा है, 98,000 मुझे दे दो, क्योंकि उधर से कोई ब्याज भी तो मिलेगा, तो कहते हैं चल कंपनसेट हो जाएगा। तो 98,000 यहाँ पर आप जो है बैंक से ले लेते हो, और 1 महीना जब और बीत जाता है तो बैंक जो है वो मेरे पास आते हैं कि ये देखो पर्ची है, ये आज की डेट में हमारे पास आ चुकी है, उन्होंने हमें एंडोर्स कर दी, ट्रांसफर कर दी। अब जो पैसा था, जो पैसा मैंने आपको देना था, वो पैसा उनको ना देकर, बैंक से कह रहे हैं मुझे, उनको ना देकर, आपको ना देकर, वो पैसा हमें दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको पेमेंट कर दी। तो मेरी लायबिलिटी यहाँ पे बैंक की तरफ हो जाएगी और बैंक को मैं 1 लाख रुपए चुका दूंगा।
और इसमें 2000 रुपये बैंक जो है अपना कमीशन बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पर्ची की बात करें, जो पर्ची इधर से उधर ट्रांसफर हुई है ना, पहले पर्ची लिखी गई, पर्ची आपके पास पहुंची, आपने पर्ची बैंक के पास पहुंची, तो जो पर्ची है ना, इस पर्ची को यहाँ पर हम एक प्रकार से बिल के रूप में जानते हैं, इसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से जानते हैं। और जो बैंक्स ने यहाँ पर जो बिल है उसको रखकर और आपको पैसा दे दिया था, उस बिल को रखकर आपको पैसा दे दिया था, उस ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्या कहते हैं उसको? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्यों डिस्काउंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 लाख के बदले 98,000 दे दिया, मैंने डिस्काउंट कर दिया भाई 2,000 रुपये, इसलिए उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बिल को डिस्काउंट किया गया, आपको पैसा दे दिया बैंक ने 98,000। ठीक है, अब बिल्स बैंक के पास आ गए, अब 1 महीना बढ़ेगा, 1 महीने बाद यहाँ पर हम लेने जाएंगे बैंक के पास, 1 महीने बाद, सॉरी 1 महीने बाद बैंक मेरे पास आएंगे पैसा लेने के लिए, है ना। अब इन बिटवीन 1 महीने के अंदर बैंक्स को जरूरत आई और बैंक कहता है 1 महीना पड़ा है अभी, यार ऐसा करते हैं 1 महीना पड़ा है, ऐसे पैसा इधर-उधर, मतलब बिल का मैं क्या करूंगा 1 महीना फालतू में, है ना। तो बैंक ही अगर किसी और को बिल दे दे और उससे पैसा ले ले और उसको कहे कि तू पैसा ले लेना है, कोई ये भी हो सकता है। वही चीज यहाँ पर बैंक करते हैं। बैंक क्या करते हैं, ऐसे बिल्स को आरबीआई को दे दिया जाता है और आरबीआई उन बिल्स को यहाँ पर आपका फिर से डिस्काउंट कर देता है, इसीलिए उसको रीडिस्काउंट कहते हैं। तो रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बाय द आरबीआई, एंड उसके बदले में बैंक्स ने, और उसके बदले में आरबीआई ने बैंक्स को पैसा दे दिया लंबे समय के लिए, दैट इज द रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बाय द आरबीआई, एंड आरबीआई हैज गिवन द अमाउंट टू द बैंक्स, दैट इज द रेट, उसके बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक्स के लिए, बैंक से, दैट रेट इज नोन एज द बैंक रेट, उसको हम बैंक रेट कहते हैं। समझ में आई मेरी बैंक रेट की डेफिनेशन? तो सर ये भी कुछ अलग थी, आज कुछ अलग चीजें चल रही होंगी, है ना। सर आगे आज तक पढ़ा तो था लेकिन अधूरा पढ़ा था, या हमारे आपके हिसाब से तो पूरा ही था, लेकिन आज आपको अधूरी लगी होंगी। सर ये क्या पढ़ रहे हैं, मतलब पहले तो हम सीधा साधा खत्म टॉपिक है ना, ये तो हम आगे आगे चल रहे हैं, वो बहुत डीप में जा रहे हैं हम तो, है ना, नया कुछ सीखने को मिल रहा है, बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बैंक रेट। अगला एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो है, एक ऐसा फंड है जो कि सभी बैंक्स को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का टोटल। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपका फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, उन सबका टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि बैंक्स का दायित्व है लोगों को उनका पैसा वापस देना, दैट इज लायबिलिटी। तो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल सभी से बैंक्स को अपने एनडीटीएल का इन द फॉर्म ऑफ कैश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। ठीक है, ये सीआरआर की डेफिनेशन है। एक होता है एसएलआर। एसएलआर में क्या होता है? एसएलआर में यहाँ पर आपको जो अपना एनडीटीएल है उसका कुछ प्रतिशत इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और एनी अदर सिक्योरिटीज रखना है, रिजर्व के रूप में रखना है, लेकिन वो आरबीआई के पास नहीं रखना, वो आपको अपने खुद के पास रखना है। अब ये दोनों के दोनों जो रिजर्व है सीआरआर एसएलआर, इनका इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। जो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया जाएगा उसका इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता रूटीन ऑपरेशन में, ना ही एसएलआर के तहत जो मैं कर दूंगा उसका इस्तेमाल यहाँ पर आपका मैं रूटीन ऑपरेशन में कर सकता हूँ। ये पैसा अलग से सीआरआर एसएलआर के रूप में इसलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि कल को अगर बैंक डूब जाते हैं तो ऐसा ना होना कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आया है, मान लीजिए बैंक का 100 रुपए एनडीटीएल के रूप में है, तो बैंक अगर 100 का 100 रुपए एनडीटीएल का जो है लोन के फॉर्म में दे देता है, तो कल को अगर बैंक को डूब जाते हैं बैंक, तो एटलीस्ट कुछ तो हमारे हाथ में हो, आरबीआई के पास हाथ में हो, ताकि वो लोगों का जो पैसा है वो चुका सके, लोगों का पैसा जो चुका सके। जो यहाँ पर डीआईसीजीसी है जो कि 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेता है आपका इंश्योरेंस के रूप में, तो पैसा कहाँ से लाएगा? वो यहीं से तो लाएगा पैसा, कि एटलीस्ट 5% जो सॉरी 5% 5 लाख जो देगा वो 5 लाख यहीं से तो लाएगा, क्योंकि एज अ बैंक मैंने आरबीआई के पास कुछ ना कुछ अपना फंड सुरक्षित रखा था, कुछ फंड मैंने अपने पास सुरक्षित रखा था जिसको मैं रूटीन ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो कि हम सीआरआर एसएलआर के रूप में जिसको जानते हैं। तो ये चीज यहाँ पर सीआरआर एसएलआर में होती है। अब सीआरआर का एक और चीज आपको बता के चलता हूँ, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट आपको बताता हूँ, और वो कंसेप्ट आपको शायद ही कोई आपके पूरे बैंकिंग करियर में कोई आपको बताए। बैंकिंग करियर में इतना आपको कॉन्फिडेंटली ये चीज बता रहा हूँ कि आपको शायद बैंकिंग, मुझे तो मेरे 12 साल की नौकरी में किसी ने नहीं बताया, ये चीज मैंने खुद समझी थी, और फिर जब समझने के बाद मैंने किसी और को समझने में गया पागल है, ऐसा थोड़ी ना होता। ठीक है ना, तो आज वो चीज मैं क्लियर करता हूं आपको। देखो, आपने करेंसी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, करेंसी सर्कुलेशन, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, करेंसी सर्कुलेशन, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो उसमें फंडा था क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है और उनको आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डिस्ट्रीब्यूट करता है करेंसी को, वो करेंसी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहां से भी प्रिंट करता है, जो उसकी प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधा ब्रांचेस को पैसा भेज देता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया में कितनी ब्रांचेस हैं, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आरबीआई अपने यहाँ से फैक्ट्री से सीधा ट्रस्ट में भर के पैसा भेजा जाए। तो आरबीआई ने बीच में कुछ हायरार्कीज बना रखी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले जो उनके रीजनल ऑफिसर्स हैं इंडिया में, है ना, उनके पास वो पैसा भेजेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस ऑलमोस्ट हर एक कैपिटल सिटी में एक है। ठीक है, हर एक कैपिटल सिटी में तो एक है, जैसे यूपी में 2 हैं, मुंबई में भी 2 जगह पर है, तो ऐसा चलता है, ऐसा अलग लोकेशन पर, कुछ लोकेशन पर 2 भी हैं, मगर मोस्ट ऑफ द स्टेट में एक स्टेट में एक ही आरबीआई का ऑफिस होता है। तो इसकी जो पोस्टिंग होती है, इसकी जो अगर जॉब लगती है आरबीआई ग्रेड असिस्टेंट, तो वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे लगेगी। मान लीजिए आपने आरबीआई असिस्टेंट राजस्थान से फिल किया फॉर एग्जांपल, और आपकी पोस्टिंग जयपुर ही होगी और आपके रिटायरमेंट जयपुर में ही होगी। और इवन ऐसा भी नहीं है कि आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी जयपुर में, ये एरिया से इस एरिया में ब्रांच चेंज हो जाएगी, वो भी नहीं, उसी बिल्डिंग में आपकी जिंदगी निकल जाएगी। डिपार्टमेंट बदल सकते हैं अंदर, लेकिन बिल्डिंग वही की वही रहेगी। आरबीआई की जॉब का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे दिखाई देता है वो ये है। बाकी तो जो पैसा, वर्क प्रेशर, वर्क कल्चर, रेपुटेशन, दैट इज दी डिफरेंट थिंग, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें लगता है कि बैंक की नौकरी किया तो मुझे थोड़ा सा इस चीज मामले में, पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले हम रोज देखते हैं कि 3 साल बाद लोगों में ट्रांसफर हो रहा है वगैरह, तो सबसे आरबीआई इस मामले में बेस्ट है कि एक ही बिल्डिंग में जिंदगी निकाल सकते हैं। प्रमोशन भी लोगे तब भी ज्यादा आपकी जो ट्रांसफर होगी दूसरे आरबीआई ऑफिस में होगी जो कि किसी कैपिटल सिटी में होगा, फिर तीसरी जगह ट्रांसफर होगी कैपिटल सिटी में होगा। आपको एटलीस्ट रूरल और इतनी टेंशन तो नहीं है ना कि मुझे बच्चों का स्कूल देखना, ये देखना, वो देखना, है ना। सभी कैपिटल सिटी है तो स्कूल भी बढ़िया मिल जाएगा, रहने की जगह बढ़िया, है ना। तो चलो थोड़ा सा अलग हम भटक गए टॉपिक से। तो मैं बता रहा था आरबीआई का रीजनल ऑफिस है। आप पहले पैसा यहाँ पर आरबीआई के जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां से रीजनल ऑफिस में पैसा जाता है, रीजनल ऑफिस से पैसा मूव करके कहां से कहां जाता है? वो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर, ये तो नहीं कहूंगा बनाई गई, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा असाइन करिए कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को, और वो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को हम कहते हैं करेंसी चेस्ट। क्या कहते हैं? करेंसी और चेस्ट, छाती वाला चेस्ट, है ना, चेस्ट।
तो करेंसी चेस्ट में ये पैसा जाता है यहाँ पर आरबीआई के रीजनल ऑफिस से। तो करेंसी चेस्ट कहाँ होती है? करेंसी चेस्ट ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर तो नहीं कहूंगा, मगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो अर्बन एरियाज है और जो सेमी अर्बन एरियाज है उनमें हो सकती है, रूरल में नहीं। और ये करेंसी चेस्ट कौन होती है? करेंसी चेस्ट आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है? नहीं, करेंसी चेस्ट आरबीआई के द्वारा असाइन की जाती है। करेंसी चेस्ट यहाँ पर आरबीआई क्या करता है? ये कहता है कि उस हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक अर्बन सेमी अर्बन एरिया में वो देखता है वहां का कौन सा पॉपुलर बैंक है या वहां पर कोई ऐसा बैंक जो बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक को करेंसी चेस्ट का असाइन कर देता है। ठीक है, काम असाइन कर देता है। और ये भी नहीं मान लीजिए मेरा शहर है ना, मेरे शहर में कोई एक करेंसी चेस्ट नहीं है, वैसे ही किसी भी एक शहर में एक करेंसी चेस्ट नहीं होगी, कितनी भी करेंसी चेस्ट हो सकती है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमारा शहर। मेरे खुद के शहर में मुझे ही नहीं पता कितनी करेंसी चेस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट सारे बैंक की करेंसी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ऑलमोस्ट नहीं कहूंगा, यहाँ पर आपको एसबीआई की करेंसी जैसे एक नहीं 3-4 है यहाँ पर एसबीआई की करेंसी, पीएनबी की करेंसी जैसे यहाँ पर 2-3 होंगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी यूनियन बैंक की करेंसी जैसे यहाँ पर है, कुछ तो जो मुझे मालूम है, जो मैंने देखी हुई है, उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से कोई बैंक ऑफ बड़ौदा की करेंसी जैसे, तो सारे के सारे बैंक की काफी सारे बैंक एक ही शहर में करेंसी जैसे हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो भी करेंसी है वो ट्रक्स में अपलोड होकर, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, आपने मूवीज में ट्रक्स देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रक जिनको चोरी किया जाता है, बड़े मजबूत ट्रक, ऊंचे ट्रक होते हैं। ये वो ट्रक नहीं है जो ले जा गड्डी लाके रास्ते पर सड़क पर एक मोड़ आया, वो वाला ट्रक नहीं आता है ना। ऐसा फर्जी सा ट्रक नहीं होता, बढ़िया ट्रक होता है जो आपने मूवीज में देखा होगा, जिसको आते हैं पुल के नीचे एकदम से कहते हैं ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल रहा है, तो जब पुल से नीचे से गाड़ी निकलेगी तब हम चोरी करेंगे, तब वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगी, उसके अंदर जैमर लगा देंगे ना, ऐसे प्लान करते हैं ना। तो पुल के अंदर गाड़ी उसका पीछा करती करती उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर टाइमर शुरू हो जाता है, 1 मिनट के अंदर तुम्हें इस ट्रक को काटना है, इसके अंदर से चोरी करनी है ना। तो उस तरह के जो ट्रक होता है जो कट नहीं सकते, फट नहीं सकते, जबकि फिर भी मूवीज में जॉन इब्राहिम उसको काट देता है ना, उसमें से धीरे चोरी करके ले जाता है। तो वो चीज यहाँ पर वो वाले ट्रक्स की बात है, बड़े मजबूत ट्रक है ना, मूवीज में काट देते हैं, असली जिंदगी में तो ना कटे भाई, राइट। तो वो ट्रक में यहाँ पर विद सफिशिएंट पुलिस फोर्स, सफिशिएंट पुलिस फोर्स, यस पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर आरबीआई रीजनल ऑफिस से ट्रक चलता हुआ एक पर्टिकुलर शहर की सारी करेंसी चेस्ट जहां है उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला जाता है। और ये पैसा करेंसी चेस्ट के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, ये पैसा करेंसी चेस्ट में स्टोर रखा जाता है अच्छे से बढ़िया से। अब कोई सर करेंसी चेस्ट में स्टोर होता है, तो पता लग गया करेंसी चेस्ट में स्टोर होता है, फिर तो धूम 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 जमीन फाड़ देंगे सर, सुरंग से निकाल देंगे सर, है ना, सुरंग कर देंगे सर, पड़ोस का घर खरीद लेते हैं किराए पर, वहां से सुरंग निकालते 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 उस करेंसी चेस्ट के नीचे सुरंग निकालेंगे और हम अंदर एंटर हो जाएंगे सर, और पैसा लेकर हम फिर हमारे ऊपर एक अगली मनी हिस्स बनेगी ना। ऑब्वियस है, आप मूवीज में यही देखते हो, तो आप भी यही सोचोगे कि ऐसा कुछ होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है ना। तो वही करेंसी चेस्ट में पैसा रखा जाता है सारा का सारा। ठीक है, अब ये यार ज्यादा मैं वो नहीं बताऊंगा क्या होता है भाई, सुरंग निकल सकते निकल सकते, बस इतना कहूंगा कि एक बार हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी फादर साहब ने, ना पापा जी ने, तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी हमारी जो शॉप थी उसके ऊपर ही थी। उसके ऊपर क्या था कि बैंक को किराए पर दे रखा था, तो हमारे पास जस्ट फर्स्ट फ्लोर था, हमने ग्राउंड अपर फ्लोर भी ले लिया था, 2 फ्लोर ऊपर हमने ले लिया था, खरीद लिया था। तो उसके ऊपर उस टाइम पे एसबीबी हुआ करता था, आज की डेट में एसबीबी हो गया है ना, तो वो एसबीबी हुआ करता तो वो प्रॉपर्टी खरीद ली है ना। तब जब प्रॉपर्टी खरीदी तो उस वक्त हमें आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में पता लगा कि बैंक के वहां पर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रूम था, उसको स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं ना। और स्ट्रॉन्ग रूम में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग रूम की दीवारें होती है इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी और इतनी आरसीसी वाला सरिया और पता नहीं क्या क्या डाल रखा था उसके अंदर कि अब नॉर्मल हथौड़े से टूट नहीं सकती वो। अभी क्या होती है आपके घर की दीवार जो है हमारी ईंट, एक ईंट से बनी आता था, एक ईंट होती है ना, लगाई होती है, जोर से हथौड़ा हमारा ईंट आर पार हो जाएगी, अभी पार हो जाएगी, ये मेरे पीछे दीवार है, इसको मैं एक हथौड़ा मारूं ये अभी इसके अंदर क्रैक आ जाएगा, और फिर पीछे हथौड़ा मारूंगा एक और दीवार पिछले वाले घर की वो निकल कर आर पार हो जाएगी। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो उससे आदान प्रदान चिट्ठियां करना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना, सही बात है। तो लेकिन वो भाई साहब मतलब ही नहीं वो टूट जाए, वो थोड़ा हमारा टूट, असर ही नहीं है, 2 दिन हमारा कोई असर नहीं है। ऐसे करके तो धीरे धीरे थोड़े सरिये मतलब कि छेनी वगैरह बहुत कुछ इस्तेमाल कर लिया, और पता नहीं कितने दिनों में जाके इतना से टूटा, उस स्ट्रॉन्ग रूम का टूटा। फिर जाकर समझ लगी ये तो भाई बस का बात नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे भी स्ट्रॉन्ग रूम था और सेकंड फ्लोर पे स्ट्रॉन्ग रूम था, और गजब बड़ा स्ट्रॉन्ग रूम था जिसके अंदर पैसे बैंक रखे जाते थे, लोकर रूम होता था वगैरह। तो फिर हमने उस टाइम पे हमारे शहर में वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वाला नहीं था, लेकिन आज की डेट में तो खैर होगी फैसिलिटी अवेलेबल, उसमें बाहर से कहीं से अपने कंस्ट्रक्शन वाले बुलाए, तो एक मशीन होती है ना, ऐसे करके जूम ऐसे करके जमीन पे एक सरिया सा जाता है ना, और ऐसे पकड़ते हैं, इधर से पकड़ते हैं और बीच में से जा रहा है और ऐसे जूम करके कुछ भी है ना क्रैक कर देती, तोड़ देता। आपने कार्टून्स में आपने देखा होगा है ना, एक ड्रिल मशीन, वो तो बहुत छोटी सी होती है ड्रिल मशीन, बड़ी साइज होती है ना। तो वो चीज मंगाई, तो फिर उसके साथ नेगोशिएशन हुआ और उस बंदे ने जितना सरिया था उसने कहा जितना सरिया निकलेगा वो मैं ले जाता हूं। तो सरिया उसके अंदर इतना निकला था कि क्या बताऊं, है ना, सरिया सरिया बेच के बंदा खुद ही बन सकता है, इतना सरिया था। तो वो कहता है कि मैं सरिया ले जाऊंगा, जान छोड़ सरिया ले जाता, तू तोड़ दे इसको। उसने तोड़ दिया उसको बढ़िया से, तब जाके समझ में आया कि बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम इतना मजबूत होता है। उसके बाद आज तक मैंने वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना, धूम मूवीज में, वो आज तक तो मैंने कहा कि नहीं ये तो जो है सरिया गलत है, ये गलत है, लोगों को पता नहीं क्या बनाया जाकर सुरंग निकाल देंगे, है ना। तो वो चीज नहीं होती है ना। फिर से हम टॉपिक से भटक गए, तो टॉपिक वापस आता है, करेंसी चेस्ट की बात कर रहा था। तो करेंसी चेस्ट में इतनी मजबूती के साथ सारे के स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जाते हैं, तो वहां पर बहुत पुलिस फोर्स भी तैनात होती है, सब कुछ होता है, पैसा चोरी वगैरह करना आसान होता है। तो करेंसी चेस्ट से क्या होता है, करेंसी चेस्ट में पैसा बड़ा रहता है, तो करेंसी चेस्ट से जो बाकी बैंक है वो पैसा लेकर जाते रहते हैं। करेंसी चेस्ट से यहाँ पर आपको पैसा लेकर जाते रहते हैं टाइम टाइम, जैसे उनको पैसा रिक्वायरमेंट। मान लीजिए करेंसी चेस्ट एसबीआई की है, एसबीआई उसको मैनेज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां से करेंसी चेस्ट से एसबीआई वाले पैसा लेकर जा सकेंगे, बाकी बैंक भी लेकर जा सकते हैं। करेंसी चेस्ट आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव है। करेंसी चेस्ट ठीक है, ये मानता हूं कि एसबीआई का करेंसी चेस्ट है ना, और कोई भी किसी पीएनबी करेंसी चेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एसबीआई पीएनबी वाला ही यहाँ पर आएंगे, ब्रांच वाले आएंगे और वो लेकर जाएंगे पैसा, ये आरबीआई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी ब्रांच, कोई भी बैंक उसका पैसा, उस करेंसी से पैसा उठा सकती है ना। बस वो बात ये होती है कि आज की डेट में अगर ठीक अच्छा शहर है तो उसमें ऑलमोस्ट सारे बैंक की अपनी करेंसी होती है, आरबीआई साइन करता है, आरबीआई को पैसा बांटना है तो सही बैंक को दे देता है। तो ये यहाँ पर आपका करेंसी चेस्ट का कंसेप्ट हुआ, ठीक है। अब मैंने करेंसी चेस्ट का कंसेप्ट क्यों बताया, कहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े थे, सीआरआर है आज की, अब मैं करेंसी चेस्ट पे करेंसी चेस्ट तोड़ने की बात कर रहा हूँ, है ना, क्या बात कर रहा है। तो करेंसी चेस्ट हमसे तो टूटी ना, लेकिन कंसेप्ट आप सीखते हैं। कंसेप्ट इसके पीछे ये है कि ऑन डेली बेसिस यहाँ पर हम जो है बैंक में ब्रांच हूँ, मैं एक ब्रांच हूँ, तो मैं ब्रांच में डेली बेसिस में कैश डिपॉजिट होता है, कैश विड्रॉल होता है, सब कुछ होता है। तो हर एक ब्रांच को यहाँ पर एक अमाउंट तक शाम को अपने पास पैसा रखने की इजाजत होती है, कि हर एक ब्रांच को एक अमाउंट असाइन किया जाता है कि आप अपनी ब्रांच में शाम को जब बंद हो जाएगा, जब ब्रांच क्लोज कर देंगे, उस टाइम बैंक का जो सेफ है, बैंक का जो स्ट्रॉन्ग रूम है, उसके अंदर पैसा जो है इतनी अमाउंट तक ही आप रख सकते हो, इससे ऊपर नहीं रख सकते अमाउंट से। मान लीजिए किसी ब्रांच को कह दिया 10 लाख रुपए रख सकते, 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं रख सकते। अब लेकिन शाम को कैलकुलेशन ऐसी हुई, देखा तो हमारे 15 लाख रुपए पड़े थे, क्योंकि डिपॉजिट करवाया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, विड्रॉ किया, तो फाइनली अब उस वक्त हमें थोड़ी ना पता, लेकिन शाम को जब हमने कैलकुलेशन किया कस्टमर बंदों की मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 15 लाख पड़े, लेकिन बैंक ब्रांच को इजाजत दी गई उसके हेड ऑफिस के द्वारा कि आप 10 लाख रुपए रखेंगे, उससे ऊपर रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, 5 लाख रुपए एक्सेस है, 10 लाख से ऊपर 5 लाख रुपए वो हम शाम को करेंसी चेस्ट में जाकर डिपॉजिट करा देते हैं, और अगले दिन अगर हमें पैसा चाहिए तो हम करेंसी चेस्ट से पैसा ले आते हैं।
अब ये जो चीज की जाती है, ये जो चीज की जाती है आपकी कि 10 लाख से ऊपर जो पैसा आरबीआई के पास आपका करेंसी जस्ट के पास डिपॉजिट करवाया जा रहा है, वो बेसिकली करेंसी जस्ट के पास ना डिपॉजिट होकर वो पैसा कहां जा रहा है? आरबीआई के पास जा रहा है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर जो 10 लाख से ऊपर 5 लाख जो पैसा है वो करेंसी जस्ट में हमने इसलिए डिपॉजिट कराया कि हमारी सेफ्टी है। कि बैंक में इंस्ट्रक्शन है कि 10 लाख रुपए तो आपको रखने, उसके ऊपर आपको नहीं रखने, आपकी सुरक्षा के लिए, है ना? कल को कोई बैंक में चोरी चकारी होती है तो 10 लाख ही जाएंगे, 5 लाख एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, 15 लाख नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम बैंक में यहाँ पर 10 लाख रुपए रखा है। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं जो आपको नहीं पता, अगर मैं कहूं कि हर एक ब्रांच की अपनी अपनी एक लिमिट होती है, और ये जो अमाउंट होती है ना कि 10 लाख रखने हैं, 15 लाख रखने हैं, 20 लाख रखने हैं, इस अमाउंट को हम रिटेंशन लिमिट कहते हैं। इस अमाउंट को हम रिटेंशन लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेंशन लिमिट। ठीक है, रिटेंशन लिमिट इस ब्रांच की इतनी है, और हर एक ब्रांच की रिटेंशन लिमिट अपनी अपनी अलग होती है। हो सकता है शहर की ब्रांचेस जिसके नजदीक करेंसी जस्ट है उसकी रिटेंशन लिमिट 5 लाख हो, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, और वही ब्रांच मान लीजिए रूरल ब्रांच है और उसकी यहाँ पर जिससे करेंसी जस्ट बहुत ज्यादा दूर है, दूसरे शहर में ही है, तो उसकी रिटेंशन लिमिट हो सकता है 25 लाख हो। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि एक रूरल एरिया में ब्रांच है जो 50 किलोमीटर दूर है करेंसी जस्ट से, वो रोज की रोज अपना पैसा जमा कराने थोड़ी ना आएगी, तो उसको उन्होंने रिटेंशन लिमिट इतनी बना दी, ठीक है 25 लाख रुपए। और वहीं पर शहर की किसी ब्रांच की करेंसी जस्ट उससे 2 किलोमीटर दूर है, उससे 10 मिनट का डिस्टेंस में, 5 मिनट के डिस्टेंस में, तो उसकी रिटेंशन लिमिट 5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ कि अगर सेफ्टी ही अकेला क्राइटेरिया होता कि भाई सेफ्टी होनी चाहिए, शाम को बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं रखा होना चाहिए चोरी चकारी के डर, तो भाई साहब अर्बन एरिया में ज्यादा सिक्योरिटी है, रूरल एरिया में ज्यादा सिक्योरिटी रहती है? अब आप बताओ किसी भी एक चीज की जो सेफ्टी है वो रूरल एरिया में ज्यादा होगी कि अर्बन एरिया में ज्यादा होगी? ऑब्वियस है, अर्बन एरिया में सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि रूरल एरिया शाम को सुनसान, कोई आएगा नहीं, शाम को 7 बजे अंधेरा। यहाँ तो इतने मार्केट है, बैंक के आसपास इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, घर होते हैं, दुकानें होती हैं कि अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, रात को एटीएम भी चल रहा है, रात को रोड भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है ना? तो सेफ्टी तो अर्बन एरिया में इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया ज्यादा। रूरल में तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, आप किसी ब्रांच में पोस्टिंग होगी रूरल में तो ऐसी ब्रांच भी आप देखोगे जहां आसपास आपके कुछ नहीं है, दूर दूर तक आपको खेत दिख रहा है, ऐसी ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे खेत के अंदर ब्रांच है, तो रात को अगर आप ताला ताला लगा के आगे किसी को क्या पता, ताला भी आराम से टूटेगा, सब कुछ आराम से टूटेगा। ठीक है, तो इसलिए रूरल एरिया में सेफ्टी, फिर भी रूरल एरिया की रिटेंशन लिमिट 25 लाख कर दी गई है और अर्बन एरिया की ब्रांच की लिमिट 5 लाख कर दी गई है। अब सेफ्टी कहां गई भाई? है ना? तो इसका मतलब ये होगा ना कि इसके पीछे सेफ्टी का तो अकेला क्राइटेरिया नहीं है कि 5 लाख रखना है, 25 लाख रखना है, रिटेंशन में क्या रखनी है। इसके पीछे जो क्राइटेरिया है वो है, अब हमारा हीरो सामने आएगा, वो इसके पीछे क्राइटेरिया है कैश रिजर्व रेशियो। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था सीआर की डेफिनेशन में कि ऐसा पैसा कैश होल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा जाता है बैंक के द्वारा, तो हम सीआर कहते हैं। करेंसी जस्ट क्या है? करेंसी जस्ट बैंक आरबीआई की रिप्रेजेंटेटिव है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ। और तो बैंक्स रोज के रोज शाम को अपना पैसा निकालकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? यानी करेंसी जस्ट के पास रखते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको सीआरआर मेंटेन करना होता है। अब मैं रोज जाकर आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस है, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, जहां जा रही है, वहां जाकर रोज थोड़ी ना जमा कराता हूँ। आरबीआई के किसी ऑफिस में कराना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आरबीआई के पास मैं कैसे रखूंगा कैश? मेरे पास इतना नगद है, इधर तो क्या जा रहा है, सीआर मेंटेन करो कि कैश के फॉर्म में रखो आरबीआई के पास। वैसा कैश में कहां लेकर मैं यहां से, मेरा शहर जो है जयपुर से आरबीआई के से कितना 500 किलोमीटर दूर है, मुझे यहां से जयपुर जाने 8 घंटे लगते हैं। तो मैं शाम को 5 बजे निकलूंगा अपने कैशियर और 8 घंटे का ट्रैवल करके 12 बजे तक वहां आरबीआई के पास जाऊंगा, रात को जमा कराऊंगा, सुबह फिर निकलूंगा, सुबह फिर ड्यूटी पाऊंगा, थोड़ी ना करूंगा। तो आरबीआई ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस करेंसी जस्ट के रूप में बना रखा है, जहां से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और पैसे वहां पर जमा भी करवाए जाते हैं ताकि सीआर मेंटेन रहे। तो रोज शाम को सीआर की कैलकुलेशन होती है कि शाम को, आज शाम को सभी बैंक का सीआर कितना है। तो इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए यहाँ पर कुछ बैंक्स में रिटेंशन लिमिट कम है, कुछ रिटेंशन लिमिट ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने ये चेक करना है कि कैश बैंक आरबीआई के पास पहुंच जाता है, दैट इज इनफ। चाहे रूरल से पहुंचे, चाहे अर्बन से पहुंचे, कोई मतलब नहीं। आरबीआई के पास जो सीआर है वो मेंटेन रहना चाहिए। इट डजंट मैटर वो कौन सी ब्रांच से आ रहा है। अगर उनको लग रहा है रूरल ब्रांच दूर है, उसको एग्जाम कर दिया, कोई बात नहीं, दूर है, 25 लाख रिटेंशन लिमिट लेके बैठो, हम सीआर केवल केवल अर्बन ब्रांच से ही बना लेंगे। अर्बन ब्रांच में खूब कैश आता है, हम वहां से ही बना लेंगे, हमें रूरल ब्रांच की जरूरत नहीं है, आप अपने लेवल पे काम चलाओ, आपको जमा कराने आने की जरूरत नहीं है। आप 25 लाख 20 लाख 25 लाख तक रखो अपने पास पैसा और अगले दिन उसी पैसे को घुमाते हो। हाँ, किस दिन ज्यादा हो गया तो एक्सेप्शनल केस होता है, किस दिन ज्यादा हो गया तो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो भी उसके नजदीक करेंसी जस्ट है, या तो करेंसी जस्ट की गाड़ी आ जाती है उस ब्रांच में पैसा लेने के लिए, या फिर हम यहाँ पर अपनी बाई कार से, बाई जो सेफ्टी है जो भी है उसके थ्रू हम करेंसी जस्ट में पैसा जमा कराने जा सकते हैं। उसका वो कंपनसेशन बैंक में दे देता है, तो भी कभी कभार होता है, तो उसकी टेंशन नहीं है। और आपने बहुत एक बख्तरबंद गाड़ी भी देखी होगी, छोटी सी गाड़ी होती है, वैन टाइप होती है, उसके आसपास जालियां लगी होती हैं नीले काले कलर की, है ना? तो वो होती है करेंसी जस्ट की गाड़ी। जब भी आपके आसपास ऐसी कोई गाड़ी निकले ना जो एक बड़ी ही अलग तरीके की जाली दिखे और बड़ी मजबूत गाड़ी, पीछे ताला लगा हुआ है और आगे गनमैन बैठा हुआ है, तो समझ लेना बैंक की गाड़ी है, बैंक की करेंसी जस्ट की गाड़ी है, इसके अंदर सामान जा रहा है, माल जा रहा है, है ना? तो वो करेंसी जस्ट गाड़ी लेकर क्या कर रही होती है? करेंसी जस्ट या तो करेंसी जस्ट की कोड देती है, या तो वो सभी ब्रांचेस में सुबह पैसा वापस पहुंचा देती है। वो फिर शाम को जमा कराने अगले दिन मेरे पास 5 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है ना? अर्बन एरिया में 5 लाख एक कैश काउंटर पे कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। मेरे पास कोई भी 7 लाख रुपए लेने आ गया कि लो भाई सुबह सुबह 10 बजे 7 लाख रुपए दो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसलिए रोज सुबह सुबह यहाँ पर आपका सभी करेंसी जस्ट क्या करती है? पैसा उठाती है, सभी ब्रांचेस को कॉल करती है कि पैसा उठाती है, कितना पैसा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सभी ब्रांचेस पैसा बांटती है उसकी में। फिर शाम को हम भी देने जा सकते हैं उसके पास और वो भी अपनी वैन में आ सकता है। वो डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे को, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आज करेंसी जस्ट वाली आएंगे हम ही जाएंगे, है ना? तो ये आपका एक कांसेप्ट है इसके पीछे, सीआरआर के पीछे, कि भाई साहब, और रिटेंशन लिमिट के पीछे कि आपको यहाँ पर पैसा जो है जमा कराना पड़ता है क्योंकि सीआरआर को मेंटेन करना है। ठीक है, सीआरआर के कांसेप्ट खतरनाक तरीके वाला समझ आया, बढ़िया वाला समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सीआरआर का कांसेप्ट? नया तो सीखा सीआरआर में, उम्मीद करता हूँ, है ना? ये वाला कांसेप्ट सीआरआर में कभी नहीं सीखा। और ये जो मैंने अभी करेंसी टेस्ट वाला कांसेप्ट समझाया ना, ये करेंसी टेस्ट वाला कांसेप्ट आपके किसी ब्रांच के किसी भी बंदे को पता नहीं होगा। वो पता है क्या बोलेगा? आप ब्रांच में जब जाओगे ना तो मेरी तरफ से एक बढ़िया ही क्वेश्चन पूछना किसी से, है ना? ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस मत दिखाना, बस एक क्वेश्चन पूछना कि सर या मैम जो भी आपके सीनियर होंगे मुझे लेने के लिए, कि ये जो पैसा करेंसी टेस्ट वाला आता है और लेके जाता है पैसा, ये किस लिए लेके जाता है? ठीक है, उनका जवाब क्या होगा? अरे वो रिटेंशन लिमिट होती है, 5 लाख की रिटेंशन लिमिट अपनी ब्रांच की, पैसा 10 लाख हो गया तो 5 लाख रुपए अपने ऊपर जमा करा देते हैं, तो वो ले जाता है। तो बाकी बोला सर मैम क्यों लेके जाता है? तो ये कहेंगे सिक्योरिटी या सेफ्टी है कि बैंक में कल को चोरी होती है तो 5 लाख रुपए से ऊपर यहाँ पर अगर पैसा बैंक में पड़ा होता है तो इंश्योरेंस नहीं मिलता उसका, 5 लाख तक ही मिलेगा रिटेंशन लिमिट तक। बाकी रिस्क है, फिर साफ के ऊपर बात आ गई कि आपने ऐसा पैसा करा था, रिस्क के अलावा कोई कारण नहीं होगा, कोई कारण नहीं। मैं श्योरिटी देता हूँ, आपके कोई रिश्तेदार चाहे बैंक में आज की डेट में, चाहे आपके पापा मम्मी हो, आप उनसे चीजें पूछ लेना, उनको ये कंसेप्ट पता ही नहीं होगा सीआरआर का लिंक का। सीआरआर लिंक का कंसेप्ट है ही नहीं,
सीआर लिंकेज मैंने खुद समझा था, जो मुझे समझ में आया मेरे दिमाग में, जब मैंने ये देखा, जब मैं नौकरी करने लगा था शुरुआत में, तो मैंने चीज़ देखी, मैंने कि यार बैंक में जमा करा रहे हैं, रिटेंशन में किसी 5 लाख या 25 लाख है, रूरल में कहाँ की सिक्योरिटी, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मैंने दिमाग लगाया, सर्च किया, फिर सीआर की डेफिनेशन पे मैं पहुंचा कि डिपॉजिट कराना होता है, चेक सीजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड होती है, अच्छा ये कंसेप्ट है, फिर जाके कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अच्छा ये है असली चीज़, तो ये है असली माल तो यहाँ पर है, बाकी तो इंश्योरेंस है, सेफ्टी है, ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो ये चीज़ है कि रोज शाम के शाम सभी बैंक्स को यहाँ पर मजबूरी है, मैंडेटरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सीआर मेंटेन करना है, नहीं मेंटेन करता पेनल्टी लगा देगा आरबीआई, इसलिए वो कैश के फॉर्म में रखने तो कैश भी तो रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो आज कोई भी रिश्तेदार है जिसका बनती हो बैंक में हो, दोस्त यार सीनियर जूनियर पापा मम्मी जो भी हो ना, और थोड़े से मिल लेना, ठीक है, अगर वो मेरे से पढ़ा हुआ है फिर तो बता देगा, कोई आपका दोस्त यार जो ऑलरेडी बैंक में नौकरी है फिर तो बता देगा, 100% बता देगा, वो ये बताएगा, अगर नहीं लगा नहीं पढ़ा ना फिर वो, फिर पहली बार तो शादी बता पाए, वो सीआर की डेफिनेशन बता देगा बस ना, हो सकता है उसको रिटेंशन लिमिट ना बताओ, क्या रिटेंशन लिमिट क्या होती है, करेंसी जस्ट क्या, वो करेंसी जस्ट क्या करता है ना, मेरी दीदी कैशियर पूछ, आज कैशियर साहब से पूछ लेना, कैशियर साहब से ज्यादा रिटेंशन लिमिट तो किसको बताऊंगा। एक और चीज बता देता हूं, प्रैक्टिकली चीज बता देता हूं, रिटेंशन लिमिट मान लीजिए 5 लाख होती है और 10 लाख खाते में आ जाता है, बैंक के पास बढ़ा होता है, ब्रांच का होता है, नॉर्मल बैंक इतनी वैल्यू नहीं करते, बैंक कहते छोड़ेगा क्या करना, करेंसी जस्ट में जमा करके कल वापस से पैसा लाना पड़ेगा, तो रिटेंशन लिमिट के बियॉन्ड ही चलता रहता है कैश। तो बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी नौकरी में शायद मतलब जितने भी नौकरी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 दिन नौकरी की, फॉर एग्जाम्पल 100 दिन में से मैंने शायद 90 दिन ऐसे देखे होंगे जब हमारे ब्रांच में जो कैश है वो रिटेंशन लिमिट से ज्यादा पड़ता है, 10 दिन हो गए जब नहीं पड़ा, एक करेंसी जस्ट वाले लगे होंगे सर, ठीक है। तो ये चीज ना प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा करते नहीं है, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता उसकी सीआर की, कि भाई सीआर मेंटेन, वो नहीं जमा करते, उसकी वजह से बाद में न्यूज आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक पे इस फलाना बैंक के ऊपर इतने करोड़ की पेनल्टी लगाई, आती है ना खबरें, वो किस लिए आती है, साफ ही गलतियों की वजह से आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छोड़ेगा नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेंटेन करो। अब मैं एज अ हेड ऑफिस, मैं इंडिया की जितनी मेरी बैंक की ब्रांचेस हैं उनमें रोज शाम को कॉल करके तो कहूंगा नहीं, अरे भाई साहब आपके ब्रांच में 10 लाख रुपए पड़े हैं, 5 लाख रुपए फटाफट जमा करके सीआर मेंटेन नहीं होगा, हाँ, तो वो फोन करेंगे, वो क्या कहेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, गोल्ड वोल्ड खरीद के आरबी को जमा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कैश के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहेंगे, बाकी चीजों के ऊपर कर लेंगे। तो अगर लेकिन कैश, अगर हम ईमानदारी से बैंक स्टाफ अपनी जिम्मेदारी समझकर संपूर्ण तरीके से टेंशन लिमिट के अंदर अपने कैश को रखें और जमा करवाते रहे टाइम टू टाइम जो भी हमने जमा कराना है, ताकि हमारा सीआर जो है मेंटेन रहे, ठीक है, सीआर हमारा मेंटेन रहना चाहिए, तो वो ऐसे मेंटेन रहेगा, एक रिस्पांसिबिलिटी समझ के कि हम उसको कैजुअली ना लें, अरे यार कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, टेंशन लिमिट क्रॉस कर गया तो ब्रांच मैनेजर ऐसे बोलेगा, तुम जाओगे ना फ्यूचर में बैठे होगे, फिर सर वो कैश ब्रांच में ज्यादा हो गया सर, 5 लाख लिमिट है, 10 लाख लिमिट है, जो भी लिमिट वैरी करती है, तो 5 रुपए 5 लाख 25 लाख कुछ भी हो सकती है, जो बैंक डिसाइड करते हैं कि सर लिमिट 10 लाख है सर, 15 लाख 12 लाख कैश हो गया, तो सर 2-5 लाख जमा करवाएं आरबी का करेंसी जस्ट में, ब्रांच मैनेजर करेगा कोई बात नहीं यार, कपिल बैठ जाएगा, कुछ नहीं, कल सुबह फिर निकलवाने जाना पड़ेगा, कोई कस्टमर आएगा 10 सुबह, फिर क्या फायदा, ऐसे वेट करेंगे कस्टमर, तो सुबह कोई निकलवाने आ जाए, पड़ा है कोई बात नहीं, ब्रांच मैनेजर बड़े कैजुअली लेते हैं इस चीज को। फिर यहाँ पर अगले दिन मेल आता है ब्रांच के पास, वार्निंग मेल आता है कि योर ब्रांच हैज एक्सीडेड द रिटेंशन लिमिट ऑन दिस डेट, उस मेल को इग्नोर कर दिया जाता है, छोड़ो यार ये तो मेल रोज आता है, और उस मेल में पता नहीं जाने कितनी हजारों ब्रांचेस टैग होती हैं ना, तो कहते हैं उनको भी तो आया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क पड़ता है लेकिन बहुत ऊंचे लेवल पर पड़ता है, और उसको हम ग्राउंड लेवल पे उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। आई होप सीआर का कंसेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा सीआर में भी आप, ठीक है। अगला और लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे, मॉनेटरी पॉलिसी और कंसेप्ट आरएल खत्म नहीं होंगे इस कंसेप्ट के बाद भी, कल कंटिन्यू करूंगा उसी को, बट एसएलआर लास्ट समझा देता हूं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यहाँ पर एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि इसमें आपको आरबी के पास, बैंक को खुद के पास यहाँ पर रिजर्व रखना होता है, पैसा रखना होता है, कैश गोल्ड वगैरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, बस इसमें इतना ही है, उसमें सीआरआर में आरबी के पास रखना है, इसमें आपको खुद के पास रखना है, बस इतना ही। तो ये तो मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बताया पॉलिसी रेट सीआरआर एसएलआर से जुड़े हुए आज की डेट में। अभी एक दो चीजें वो इसमें बाकी हैं समझाने वाली, ठीक है, कुछ और रेट्स हैं वो समझाने वाले, एसडीएफ अभी आता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो भी समझाऊंगा, है ना, एक एमएसएफ भी आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो भी समझाऊंगा, तो ये समझेंगे हम कल की क्लास में शुरुआत में, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को आरएलएलआर के कंसेप्ट भी चलूंगा। तो आज की कक्षा में मैं आपसे यही अलविदा लेता हूँ, अब मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की क्लास में अच्छे से बढ़िया से, एंड आ जाइएगा करंट अफेयर्स की क्लास 7:30 बजे करेंगे। थैंक यू सर। होने लगी मैं पेनल्टी अर्बन एरिया वालों को नहीं लगती, पेनल्टी बैंक को लगती है, पेनल्टी कभी ब्रांच को नहीं लगती, पेनल्टी बैंक को लगती है, ठीक है। चलो कुछ पूछना और सर, मुझे लगता था बहुत बोरिंग पढ़ाओगे, बट आप तो अमेजिंग तरीके से पढ़ाते हो, बट वो सीबीडीसी, अभी सीबीडीसी की जस्ट ट्रायल बेसिस पर है, सीबीडीसी आप शायद आज पहली बार क्लास में, मुझे लगता है पहले आए होते तो आपको पता होता है, सीबीडीसी बात उस दिन भी की थी, सीबीडीसी जो ट्रायल बेसिस पर है, अभी ट्रायल फेज, अभी उसके बारे में पूरी गाइडलाइन नहीं आई है सीबीडीसी के बारे में, जब आएंगी गाइडलाइन फुल फ्लैश सर्कुलर्स एंड ऑल, ऐसे किया जाएगा वैसे किया जाएगा तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी सीबीडीसी जस्ट कुछ पार्ट्स में इस्तेमाल किया, कुछ शहरों में हो रहा है, कुछ बैंक्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, सभी जगह सीबीडीसी नहीं शुरू होगी, तो इसलिए उससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन आगे निकालने भी तो निकालेगा, जब सभी लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस क्या है, अभी गाइडलाइंस आई है, जस्ट पायलट बेसिस पर चल रहा है। तो ब्रांच वाले मनमानी कर सकते हैं, मनमानी मतलब मनमानी कैसे, लास्ट में लाया नहीं आज सर, डिस्काउंट बिल आरबी के पास जाने के बाद पैसा कहाँ से लेगा, तो आरबी बाद में उससे परसेंट से ले लेगा, ये डिस्काउंटिंग बिल वाला कंसेप्ट है ना, ये छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है कि आप ये सोचो कि बड़ा ही 1% 2% चीजें चल रही है, नहीं, आरबीआई जो बिल डिस्काउंट करता है, मैंने एग्जांपल दिया था 1% 2% आपका मेरा, बैंक जो बिल्स डिस्काउंट करते हैं छोटे मोटे परसेंट से नहीं, तो बड़ी एंटिटी करोड़ों के वो बिल्स होते हैं, वो ऐसे 100 200 1000 10,000 20,000 के बिल्स नहीं होते, करोड़ों में होते हैं, करोड़ों के बिल्स आम इंसान के पास की बात नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। जब स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे ना तब कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी उससे रिलेटेड, ठीक है। चलो चला जाए, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में बैंकिंग मैनेजमेंट, और आज की क्लास में 7:15 7:30 बजे करेक्ट की क्लास में, थैंक यू। देता है अगर पकड़ा जाता है तो मिलेगी, जिम्मेवारी मिलेगी, उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है ना, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय। आज की क्लास में पीडीएफ पर अटैच नहीं करिए, मैं फिर से मैं कल इकट्ठी में अटैच करूँगा, ठीक है।